ओके फाइन। हम लोग पीपीएम का जो रिवीजन है उसको करेंगे आज। तो आई विल एम्फसाइज ऑन कि कैसे इसको पढ़ना है, किसी भी टॉपिक कैसे पढ़ना है। एक मेरा अंदाज है, ठीक है, उसमें और भी आप उसमें एडिशन कीजिए, क्योंकि बाबू पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग कामयाब होते हैं तो अंदाज पढ़ने का जरूर अलग होगा। उसी चीज को, उसको समझने का पैटर्न जरूर अलग होगा, फॉर्मेट अलग होगा, ठीक है, ताकि वो उस चीज को पढ़ करके इंप्लीमेंट कर पाते हैं। पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन इंप्लीमेंट कितने लोग कर पाए, लागू कितने लोग कर पाए, उसको अपना कितना लोग पाए, ये बात, ठीक है। यस फाइन। तो जो आपका पीपीएम का सिलेबस है उसको इन शॉर्ट अगर हम डिफाइन कर दें, तो पहले शुरू में आपका जो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है उसमें आपका पूरा थ्योरीज है। हेनरी फ्योल साहब हो गए, पीटर ड्रकर हो गए, आपका फ्रेडरिक टेलर है, आपका मैक्स वेबर है, आपका अब्राहम मैस्लो है, ये सब सारे लोग हैं, 10-12 लोग हैं, है ना। यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये थ्योरीज का डिस्कशन के बाद फिर आपका वो थ्योरीज भी आ जाता है आपका क्लासिकल है, न्यू क्लासिकल है, आपका फिर सिस्टम थ्योरी है, और फिर कंटीन्यूसी थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद फिर चर्चा शुरू हो जाती है जो आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज की शॉर्ट में जो हम कहने का तरीका है POSL, POSL ट्रिपल C डबल D, POSL ट्रिपल C डबल D, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्टिंग, यही है आपका। यस ठीक है। तो यही कुल मिला के यही सिलेबस हुआ आपका। यस 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 सर। खैर, तो इसको हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है, थ्योरी पार्ट और फंक्शन पार्ट, ठीक है, इसको दो डिवाइड कर देते हैं। तो पहले थ्योरी पार्ट को हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, या रिवाइज नहीं कहेंगे, रिविजिट करना हम लोग, या रिसर्च करना, मतलब उस पर आप लोगों ने रिसर्च किया, पहले किया, अब उसको फिर से रिसर्च। क्यों रिसर्च? तारीख बदल गई है तो नया डेटा चाहिए, है ना आयुष, अमृत। तो रिसर्च करना जरूरी, एक ही टॉपिक को फिर से विजिट करना बहुत जरूरी, क्योंकि दोबारा जब आप पढ़ते हैं तो फिर एक नई बात समझ में आती है जो पहले समझ में नहीं आई थी, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन का कॉन्स्टेंट है, एक बात में सारी बात समझ में नहीं आती है। खैर, तो पहले आपका जो जितना भी थ्योरीज है उसको कवर करते हैं, और उसके बाद फिर आपका POSL ट्रिपल C एंड डबल D। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के मामले में बस यही है, बस 3 सवाल का जवाब आप दे दीजिए, ठीक है। क्या वजह पर हंस का ले रहे हो, कुछ जोक है? नहीं पियोगे? नो सर, उस पे नहीं अरे हंसे सर। वो नहीं कह रहे हैं, अरे कुछ जोक है तो हमको भी बताओ, हम भी थोड़ा हंसे, हंसे हुए बहुत दिन हो गया भाई। ठीक है, देख रहे हो नहीं, हालत, एक देख रहे बच्चा हो। है सर, वो घर में वो इधर से इधर क्रॉस किया, उसको देख के अच्छा, वो बच्चा कहाँ पर है? उसको अगर मतलब मेरे कहने पर हम अलाउ कर रहे हैं, क्लास भी रिकॉर्ड हो रहा है, और हम चाहते हैं कि बच्चे को तुम अपने बगल वाली कुर्सी पे बैठा लो, क्योंकि तुमको देखते थे हम बोर हो गए। अब तुम लोग का चेहरा जो है ना वो बोरिंग लगता है, ठीक है, जब बच्चे को बैठा लो अगर पॉसिबल हो तो, उसे पढ़ाने में आसानी हो जाएगी हमको, यस सर। डिस्टर्बेंस नहीं होगा। खैर, जोक्स अपार्ट। तो जैसे अगर थ्योरीज की बात करें, अगर हेनरी फ्योल साहब की बात कर लें, अगर मैक्स वेबर साहब की बात करें, तो ये सब लोग मतलब कि पहले भी स्टूडेंट होंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्ट यस जुपिटर से चले आए होंगे। नो सर। नो सर। तो ये मानते हैं ना, यस यस सर। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से पैदा हुए थे एकदम से एकदम थ्योरी लिखने लग गए, नो ऐसा भी सर। तो नहीं हुआ होगा। ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि ये स्कूल गए होंगे और हर दिन उन्होंने होमवर्क किया होगा, टॉप किए होंगे। नो इनकी भी फितरत आप ही लोग के जैसी होगी, कभी क्लास नहीं किया होगा, ठीक है, कभी क्लास किया होगा, फिर अच्छे से किया होगा, फिर बुरे से किया होगा, फिर फेल भी किए होंगे, फिर स्कूल से निकाले भी गए होंगे, बहुत सारा मामला हो सकता है, यस ठीक है। लेकिन सब करने के साथ मतलब कुछ एक पार्ट जो है ना वो क्लिक कर गया कि नहीं यार ये बहुत जरूरी चीज है, इस पे काम करना बहुत जरूरी है। और इस टॉपिक पे अब काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरी जो जिंदगी है, मेरी जो लाइफ है, तो जिस कंट्री में हम हैं वो उसकी कर्जदार है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो अब बाबू उसको कंट्रीब्यूट करना, योगदान देना बहुत जरूरी है, एज सिंपल एज दैट।
इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी एंड ऑल, नो। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं आपका, मतलब स्टार्ट तो होता है हेनरी फ्योल, ये सब जो है मॉडर्न मैनेजमेंट एंड ऑल, लेकिन हम स्टार्ट करना चाहते हैं मैक्स वेबर साहब। तो मैक्स वेबर साहब ने जो थ्योरी दिया वो है आपका ये क्या थ्योरी है? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। अच्छा ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब ब्यूरोक्रेट्स किसको कहते हैं? ब्यूरोक्रेट्स किसको कहते हैं? और वो क्या प्रोसेस को फॉलो करके आते हैं, किस प्रोसेस को, किस सफर को तय करके आते हैं कि फिर उनको ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स की संज्ञा दी जाती है? ये बताइए आंसर। पानी बॉटल। ब्यूरोक्रेट्स क्यों कहते हैं? मतलब हेलो, ये क्या बात हो गई? यस अभी मत बोलो ना कि ब्यूरोक्रेट्स को जानबे नहीं करते हैं, और सबके घर में कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा ही ना ब्यूरोक्रेट। सर पेनफुल हैं? पेनफुल पेनफुल? हम पूछ रहे ब्यूरोक्रेट कौन होते हैं तो तुम पेनफुल बोल रही हो। बाबू ये तो हद कर ब्यूरोक्रेट दिया। हो गया सर, जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, जॉब करते सर वो होते हैं नौकरशाहों को बोलते हैं। गवर्नमेंट में जो जॉब करते हैं, जो सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, यस, ये बात हुई। एग्जांपल, पब्लिक सर्वेंट्स का एग्जांपल? पुलिसमैन, IAS IPS डीएम जज, और क्लर्क सर, बीपीएससी से सब तो पब्लिक है। अरे और जितना भी सर गवर्नमेंट पीएम ब्यूरोक्रेट नहीं ना हुआ? स्वास्थ्य जितना गवर्नमेंट जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस करते हैं सर वो अच्छा PM ठीक भी हो है, गए सर, पीएम कहाँ से? पीएम कहाँ से हो गए? पीएम वो भी तो पॉलिटिशियन job हो गए। जॉब करते हैं, सैलरी मिलता है। कंपटीशन फेस करके आते हैं ना, एग्जाम लिख करके आते हैं, है ना, एग्जाम दिए थे, टॉप किए थे, तब पीएम बने। वो सर पॉलिटिक्स सर इलेक्शन से, लेकिन सैलरी तो मिलता है। चार लाइन बोले, अच्छा लग गया तुमको, तुम्हारे से आदमी को बेवकूफ बना दिए, तुमको मान लिया क्या? अरे वाह ये तो बहुत सही है, पीएम बन गए। पीएम बनना तो बड़ा आसान है, नो, चाटू ऊपर नीचे बात लगा के बोल दो, पीएम बन जाओगे, करियर बढ़िया है। अगर हम सैलरी देने से नहीं बाबू, लॉजिक क्लियर कीजिए। जैसे डीएम कैसे बने, एसपी कैसे बने? एसपी कैसे बने? पहले तो स्टूडेंट थे ना। यस सर, हाँ, फिर वो एसपी कैसे बने? एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, ठीक है, उसके बाद क्या साबित किया उन्होंने? क्या साबित किया? स्पोर्ट्स के लिए एबिलिटी लायक है सर, एबिलिटी क्वालिटी सर एग्जाम में कि हम इस पोस्ट के लायक हैं, ये साबित sir. किया उन्होंने। रिटन एग्जाम दिए। यस एक बहुत ही कड़े एग्जाम से गुजरे, यस सर, बहुत टफ। बहुत टफ। तो एक्चुअली जो मैक्स वेबर साहब ने जो थ्योरी दी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, उसी को इंडिया ने अपनाया और यूपीएससी का गठन हुआ और बीपीएससी का हुआ और जितना भी एग्जामिनेशन जो बॉडी है उनका गठन हुआ कि अब जो पोस्ट पे लोग को बैठाएंगे, ठीक है, तो वो बाबू कड़े एग्जामिनेशन से पहले उनको गुजारेंगे, उसके बाद वो क्वालिफाई करेंगे, अपने आप को साबित करेंगे, उनका स्किल साबित होगा, उनका हुनर साबित होगा, उनकी एबिलिटी साबित होगी, वो बंदा साबित होगा, उनका सोच साबित होगा, तब जाकर के उनको वो ओहदा दिया जाएगा। और अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं, फेल करते हैं, तो उनको तुरंत भगा दिया जाएगा। हमने वर्ड यूज किया, भगा दिया जाएगा, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एनडीए में जो लोग क्वालिफाई करके जाते हैं, मतलब रिटेन, उसका पीटी होगा, है ना। तो पीटी में क्या होता है कि जो लोग क्वालिफाई करते हैं और जो लोग नहीं क्वालिफाई किए, उन दोनों को अलग खड़ा किया जाता है। तो अलग खड़ा करने से जो जीत के आता है ना, क्वालिफाई करता है, तो जो गार्ड खड़े रहते हैं आर्मी वाले, वही बोलते हैं, एक दो दोस्त है मेरा जो उधर आर्मी में है, तो बड़ा ना एम्बैरेसिंग लगता है, वो बोलता जानते हो क्या कि साहब लोग इधर, छोकरा लोग इधर, साहब लोग इधर और छोकरा लोग इधर, जो क्वालिफाई करके वो साहब हो गया, क्वालिफाई नहीं करो, छोकरा लोग इधर, चलो बाबू ट्रक में बैठ के निकल लो सब लोग। तो खैर, तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट यही कहता है, ठीक है, मैक्स वेबर साहब का। तो मैक्स वेबर साहब के बारे में थोड़ा सा कोई हमको अगर बताइए, वो किस कंट्री के थे, क्या पढ़ाई है, क्या उनका ये है, तो फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये थ्योरी के पीछे का स्टोरी क्या है, बेस क्या है, बुनियाद क्या है। पहले मैक्स वेबर साहब के बारे में बताइए, और कंट्री, देश, और साल, ईयर। सर वो जर्मनी के थे। जर्मनी के थे, एक बात क्लियर हो गई। किस साल में इन्होंने ये थ्योरी दिया?
ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट किस साल में दिया? इन विच ईयर? ओ भाई क्या मतलब, निकालो जल्दी। हेलो, कौन सा इतना बड़ा सवाल पूछ दिया हमने? आयुष देख बताओ सर भाई। 1864 में सर इन्होंने सर इसी खोज की थी सर, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को मतलब दिए थे सर। एक और मिनट। पहले एक मिनट होल्ड, बहुत ज्यादा बात बोल गए। पहले साल बोलो, सुनाई नहीं दिया। 1864 से सर 1920 के बीच में इन्होंने इसको दिया है सर। 1864 से 19, ये 20 तो बाबू ईयर ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ना ना तो सॉरी सर 2 मिनट सर ये बोले हाँ पकड़ लो इमली, हद हो गया तुम्हारा। मतलब तुम डीजल जो इंजन है तुम्हारा, जनरेटर इंजन है वो, मतलब मस्टर्ड ऑयल से चलाते हो क्या जी? ना ना वो कड़वा तेल डाल दो ना, बहुत बढ़िया चलेगा एकदम। ज्यादा महंगा है। साल बताइए। सर 1843। 1843 पक्का है? लॉक करें? 1923 सर। एक बोलो। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैक्स वेबर साहब ने किस साल में दिया? अनमोल? यस सर 1905। 1905 आ गया। अब खैर एक मिनट, एवरेजिंग ले लेते हैं, एवरेजिंग ले लेते हैं। कैमरा ऑन कीजिए सब लोग, वापस आइए, आओ घर घर लौटो, घूमने चले गए सब लोग। कुल मिलाकर के 18th सेंचुरी ठीक है, 18th सेंचुरी मतलब 1900 होता ना? 1900 दिखा रहा है, Yes, sir, अप्लाई हुआ 1900 था ये थ्योरी। ठीक है, 1900 के 1900 टाइम में जर्मनी का कंडीशन क्या था? बहुत डेवलप था, बड़ी बड़ी मर्सिडीज कार चल रही थी, या लोअर वर्जन का चल रहा था? शहर पूरा डेवलप हो चुका था या डेवलपिंग था? उस टाइम जर्मनी कैसा था? आज के नो जर्मनी के सर तुलना में, आज की जर्मनी के तुलना में उस टाइम जर्मनी कैसा था? जाहिर सी बात है अंडर उस समय डेवलप जर्मनी से होगा उतना आज के तुलना डेवलप में। था ही नहीं सर। उतना डेवलप नहीं था, Yes. ठीक है? यस सर। अच्छा, और डेवलपिंग में भी नहीं आता। डेवलप, तो डेवलप का कैटेगरी जो परिभाषा है वर्ल्ड बैंक का, वो क्या है कि भाई जितना रिसोर्स है वो सब इस्तेमाल हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो वो जगह डेवलप्ड की श्रेणी में है। अगर जैसे पंजाब एक डेवलप्ड स्टेट है, ये एग्जांपल हम कई बार देते हैं, और बिहार डेवलपिंग है, पंजाब की हर इंच जमीन, अब 1 इंच जमीन भी नहीं बची है जहां पे कॉमर्शियल खेती नहीं होती है, मतलब अनाज जो पैदा होता है वो बिकता है, पैसा आता है उससे, ठीक है? तो फाइन, तो पूरा इस्तेमाल हो रहा है। तो अब मैक्स वेबर साहब का यही सोच होगा ना कि जर्मनी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, अभी जो मौजूदा लेवल है उससे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट लेवल को ले जाने के लिए कोई तो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ना, कोई तो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस मौजूदा फॉर्मूले पर काम हो रहा है वो उतना इफेक्टिव नहीं है, असरदार नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने Yes. अपने जिंदगी के तजुर्बे के आधार पर उन्होंने बहुत काम किया, पढ़ाई भी किया होगा, नौकरी भी की होगी, पूरे जिंदगी के तजुर्बे के आधार पर उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जिसको ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का नाम पड़ा। अब उनका ये कहना है कि भाई काम जो अब होगा ना, जो अभी तक जो काम कर रहे थे वो एक्चुअली गलत कर रहे थे, अब जो काम होगा इस तरीके से होगा। अब ये नया तरीका क्या है कि whosoever is qualified, एलिजिबल, काबिल, होशियार, हुनरमंद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी वही बंदा विल होल्ड दैट पोस्ट। यस, ठीक है? इट इज ऑलवेज अ मैन बिहाइंड द मशीन। कोई भी मशीन अगर बेहतर चलती है तो उसके पीछे जो आदमी होता है उसकी वजह से चलती है। तो नाउ द थिंग इज दैट द मैन बिहाइंड द मशीन
शुड बी हाईली स्किल्ड, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस, ठीक है, हाईली गुड एंड, तभी मशीन बेहतर चलेगी। ये इक्वेशन में कोई गड़बड़ी? इससे सहमत है हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि कार है ना, कार। अब है कि कार हम देते हैं इसको सागर को चलाने के लिए, ठीक है, बड़ा अच्छे से चलाएगा, अच्छे चलाएगा, स्पीड चलाएगा, सारा चीज। अब वही कार हम दे देते हैं इसको, क्या नाम है, किसको दे दें, इसको अभिनव को दे देते हैं, ठीक है। वो कार का क्या हालत करेगा? जो कार 10 साल में चलने वाली तो 10 महीना चलेगा। वो तो बोलेगा कि इसको उड़ा के, वो बोलेगा इसको उड़ा के दिखाते हैं, उड़ा के दिखाते हैं, टिकटॉक जरा बनाना है, ये करना है, वो करना है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जोक्स अपार्ट, थोड़ा जोक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सर फटने लगता है। खैर, तो उन्होंने मैक्स वेबर साहब ने ये कहा कि whosoever will be skilled, वो उस पोस्ट को काम को करेगा। अब है कि ये तय कैसे होगा कि वो बंदा स्किल्ड है, काबिल है, होशियार है वगैरह। तो अब है कि भाई एक एग्जामिनेशन हम लेंगे, पहले एग्जामिनेशन होगा, एक सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ये कंपटीशन होगा, उसके बाद ये फैसला होगा कि ये बंदा वो काबिल है, टेस्टिंग होगा। पहले तो क्वालिफाइड डिग्री चाहिए। पहले तो डिग्री चाहिए, मतलब मान लीजिए जैसे मकान बनाना तो सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर को सिर्फ बुलाइए, ठीक है, उसके बाद उनका थॉरो टेस्ट लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सिविल इंजीनियर तो मतलब उसके तरह भी हो सकते हैं ना, तुम्हारा आयुष की तरह, ठीक है, मतलब कि 2-4 ठो सेमेस्टर को गायब कर दिए, ठीक है, ऐसे भी कर लिया। वैसे भी सिविल इंजीनियर बहुत सारे मार्केट में टहल रहे हैं, ठीक है, आयुष जो फर्जी डिग्री वाले। हाँ, फर्जी डिग्री नहीं है, डिग्री तो ओरिजिनल है, क्योंकि वो बंदा वहां पढ़ाई करने गया है और डिग्री भी ओरिजिनल है। लेकिन 2-4 सब्जेक्ट जो है ना, वो थोड़ा सा पढ़ाई नहीं लिखा। तो पहले तो स्किल्ड डिग्री चाहिए, उसके बाद उनका टेस्टिंग होगा, वो पास करेंगे, उसके बाद इनको ये पोस्ट दिया जाएगा। ये हुआ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ठीक है। यस फाइन। अब इसमें जरा सा हम लोग देख लेते हैं, हम एक समझा रहे हैं, इसी पैटर्न पे आपको सब चीज समझना है, ठीक है। ये तो नहीं है। हाँ, इसको जरा पढ़िए तो, ये तो क्या लिखा हुआ है, अभी ना पढ़िए। Yes. What is bureaucratic management? Bureaucratic management is a theory set forth by Max Weber, a German sociologist and political economist, whose theory contained two essential elements, including structuring an organization into a hierarchy and having clearly defined rules to help govern an organization and its members. Bureaucratic management can be thought of as a formal system within an organization that is distinctly based on precisely defined hierarchical roles and levels to help maintain efficiency and effectiveness. ठीक है, एकदम सिंपल में आपका लिखा हुआ है, इसमें सारी बात का जिक्र है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए जो प्रॉपर वेल डिफाइंड हायरार्की हो, कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, कौन बंदा कौन सा पोस्ट होल्ड करेगा, कौन सा बंदा कौन काम करेगा, ये सब वेल डिफाइंड होना चाहिए। और इसमें एक बात का और जिक्र है कि जो भी बंदा जिस पोस्ट पे जाएगा वो टेक्निकली क्वालिफाइड हो, ना कि अपने जो यहाँ जो पोस्टिंग होती है कि मेरे चाचा का लड़का है तो बुआ जी का लड़का है तो फूफी का लड़का है इसलिए भैया उसको दे दो, तो ऐसे कीजिएगा तो काम नहीं ना होगा। फिर तो जो पुल बना है वो गिरेगा, उद्घाटन के दिन वो पुल गिरेगा, पक्का है। Yes.
अगर सही बंदा पुल बनाता तो नहीं गिरता, एज सिंपल एज दैट। फाइन। तो मैक्स वेबर साहब जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, समाज, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी दिया। तो जो मतलब उस थ्योरी पे काम हुआ, तो जर्मनी का जितना भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इनकी थ्योरी को फॉलो किया, मतलब थ्योरी नहीं, कानून, इन्होंने एक नया कानून दिया काम करने का, उस पे काम हुआ है। तभी तो बाबू मर्सिडीज आज के डेट में मर्सिडीज है, मतलब आज के डेट में और बड़ी मर्सिडीज है। बीएमडब्ल्यू आज के डेट में और बड़ी बीएमडब्ल्यू हो चुकी है पहले कंपैरिजन में, Yes, sir. है ना। Yes, sir. Manu. उसी तरह सारी चीज आप देख Yes, लीजिए, sir. वहां का जो पूरे कंट्री का हिसाब किताब देख लीजिए आप। वेल डिफाइंड का मतलब है कि होम्योपैथ जो मेडिसिन है तो वो इन्वेंशन जर्मनी का ही है, पता है कि नहीं। Yes, sir. ये जो नए नए जो इलाज का जो दवा का जो ये है वो जर्मन्स ने किया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के काम को काम के हिसाब से करने का कानून उन्होंने दिया, जिसको जर्मनी के सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, और फिर जर्मनी में जो जितने भी जो पड़ोस के जो मुल्क है, ठीक है, मतलब पूरा यूरोप का, उन्होंने भी फॉलो किया होगा। तो तभी तो बाबू जर्मनी के बगल में जितना भी जो कंट्री है, पूरा यूरोप का जो बेल्ट है, उसमें देखिए फ्रांस भी बहुत तरक्की किया हुआ है, ठीक है, इंग्लैंड भी बहुत तरक्की किया हुआ है। तो कुल मिलाकर के काम को काम के हिसाब से करने का हिसाब किताब है। वेल डिफाइंड हायरार्की एंड रोल। रोल का मतलब है कि किसका क्या रोल रहेगा, तो जो बंदा काबिल है उसको वो रोल दिया जाए। क्लियर हुआ, ब्यूरोक्रेटिक एकदम शॉर्ट में, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अब इंडिया में क्या हुआ, एक सेकंड, अब देखिए, तो स्ट्रक्चर कैसे बना देश का, देश को चलाना है बेहतर तरीके से, तो एक सेट इलेक्शन के थ्रू आएगा, इलेक्शन के थ्रू, Yes, sir. ठीक है भाई, 545 एमपी हो गए, फिर एक प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर एमएलए हो गए, फिर वो सब करते करते एकदम मुखिया तक हम चले जाते हैं जो इलेक्शन से आ रहे हैं। टोटल Yes. मिला के इस तरह के कितने लोग होंगे टोटल मिला करके, मतलब एमएलए पूरा मिला लीजिए, एमपी मिला लीजिए, सब मिलाकर के एक नंबर हम ले लेते हैं, 10,000 होंगे, 20,000 हो सकते हैं। Yes. पूरे 20,000 से देश चल जाएगा। No, sir. एक और सेट चाहिए बीच में, एक और सेट। उस सेट को कैसे लाना है, एग्जामिनेशन के थ्रू लाइए, पूरा हायरार्की, जैसे कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, Yes. हवलदार से लेकर के डायरेक्टर आईजी तक, और पूरा हायरार्की एकदम क्लियर डिफाइंड है ना, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, थाना इंचार्ज, एसपी, सीनियर एसपी, Yes. ऊपर से लेकर के तब आईजी तक चला जाता है। यही हुआ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो इसी को हम लोगों ने कॉपी किया। आर्मी में लांस नायक है तो सिपाही है, उसके बाद फिर आपका कर्नल है तो मेजर है तो ब्रिगेडियर है, सब लोग हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जिसको हम लोगों ने कॉपी किया इंडिया में। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. ठीक है। इसी तर्ज पे आपको अदर के बारे में भी पढ़ना है थ्योरी में। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा हेनरी फ्योल के बारे में भी कर लें, ठीक है ना। कंसिडरेशन था, यस सर। एक नए कानून की जरूरत है जो और बेहतर काम को करे, क्योंकि पिछला जो कानून हम लोग फॉलो कर रहे हैं, काम करने का तरीका जो फॉलो कर रहे हैं, वो बेहतर नहीं है, उतना रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जनरेट नहीं कर रहा है, और कंट्री को एक दूसरे लेवल पर नहीं ले जा पा रहा है। और ओवरऑल जो कंसिडरेशन था, इस कंट्री को दूसरे लेवल पे ले जाना है, ठीक है। Yes. चलिए, अब नहीं, एक मिनट, अब आप हमको इनके बारे में बताइए, हेनरी फ्योल साहब के बारे में बताइए, उनकी पढ़ाई लिखाई, कंट्री, क्या जॉब करते थे, ये बताइए। Sir, he was born in काम करते 1840. सर। वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर में काम करते उसके बाद इंजीनियर बने। मैं फिर से बोलो बाबू तुम। सर वो एक कोल फ्रेंच कंपनी में माइनिंग काम करते हैं, इंजीनियर थे सर। उसके बाद वहाँ के सर चीफ इंजीनियर बने गए। चीफ इंजीनियर, मतलब कोल माइंस में काम करते थे, है ना। यस सर। Yes, sir. कोल माइंस में काम करना बहुत आसान इसको होता है, बहुत आसान होता है या मुश्किल होता है? मुश्किल है मुश्किल होता है। सर, बहुत बहुत मुश्किल होता है मुश्किल सर। है। उसमें एज अ लेबर क्लास का काम उनको मिला था सर, लेकिन एक सर छोटा उनके सा गलती, एडवाइस और मतलब सर पढ़। हाँ यस हाँ सर। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, ठीक बोल रहे हो। यस सर, वो एज अ लेबर उसका उसमें थे सर, लेकिन सर
उनका जो एडवाइस था सर कंपनी के प्रति और कंपनी के प्रति जो समर्पण था सर, उसकी वजह से कंपनी के जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो भी थे उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इनको एज अ इंजीनियर इसमें अपॉइंट किया जाए, क्योंकि इनका जो सुझाव हुआ करता था वो काफी फायदेमंद होता था कंपनी के लिए। उसके बाद इनको एज ए सिविल इंजीनियर मतलब एज ए इंजीनियर उस कंपनी में रखा गया, और उसके बाद उन्होंने बुक भी लिखी है सर, एक दो बुक भी उन्होंने लिखी है सर, मतलब इसी के ऊपर उसके बाद बिजनेस से एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जर्नल। एडमिनिस्ट्रेशन। यस सर, आप Yes, लोगों sir, ने 1916 में वो बुक लिखे हैं, उसमें 14 प्रिंसिपल्स भी उसी में दिए थे। ठीक है, एक इंजीनियर ने एक थ्योरी बनाई जिसको मैनेजमेंट के सिलेबस में पढ़ाई किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जब तक इंजीनियरिंग थॉट ब्रेन से आप इस थ्योरी को नहीं समझिएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो हेनरी फ्योल साहब का जो थ्योरी उन्होंने दिया जो आपके सिलेबस में, उसका नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव, हेनरी फ्योल साहब का। ठीक है, यस। चलिए। अच्छा, कंट्री क्या रहा? सॉरी, कंट्री क्या रहा? फ्रांस था। फ्रांस सर। फ्रांस फ्रांस अच्छा, फ्रांस कैसा कंट्री है? डेवलप्ड कंट्री। राफेल कहाँ से आया? फ्रांस से। फ्रांस है। इंडिया में क्यों नहीं अभी तक बना? डेवलपिंग है इसलिए, डेवलपमेंट। अरे क्योंकि प्रिंसिपल पे फॉलो किया, सीधा बोलो ना। यस सर। हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल है। यस सर। सर अच्छा, ये हेनरी फ्योल साहब की तस्वीर हो गई। यस सर। यस सर। ठीक है, चेहरे से ही लग रहा है काफी मेहनती है। यस सर। और एकदम से काम करना है तो करना है, ये चेहरे पर दिख रहा है। यस सर। ठीक है, फाइन। इनका जो 14 प्रिंसिपल है, 14 सिद्धांत, ये 14 कानून है ना, काम करने का तरीका वैसे होगा। यस। यस। इसमें से कोई भी एक चीज को जरा हटा के देखते हैं तो समझ में आएगा उसका इंपॉर्टेंस। हम लोग जो काम कर रहे हैं या हेनरी फ्योल साहब जो काम कर रहे थे माइंस में, उसमें डिसिप्लिन को हटा दें, नो सर। काम बेहतर हो जाएगा? नो सर। नो सर। नो सर, नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा। अगर डिसिप्लिन को हटा देते हैं रूल रेगुलेशन भी जरूरी है सर, तो डिसिप्लिन भी जरूरी पूरा एक्सीडेंट हो सकता है। यस सर। यस सर, मैनेज ही नहीं होगा। ब्रेकडाउन हो जाएगा सर। हम सीधा बात करेंगे डेथ से। डेथ, कोई भी चीज को हटाते हैं तो उससे हम बस ये जानना चाहते हैं कि कितना डेथ होगा, सिंपल बात करेंगे। क्लियर? माइंस का मामला है, अंदर में काम हो रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, सारी चीजें। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है काम करने में, माइंस में। यस सर। यस सर। तो फिर है कि और भी काम में भी तो डिसिप्लिन जरूरी यस सर, है, यस सर, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं रखिएगा तो आपका काम बंद हो जाएगा, तो बेरोजगार हो एवरी जाएगा। सेक्टर। तो अगर बेरोजगार रहेंगे, काम नहीं होगा, तो वो भी तो डेथ ही है ना बाबू। यस सर। भी तो उधर इक्विवेलेंट टू डेथ है, आप काम ही नहीं कर रहे हैं। बेरोजगार। फाइन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को हटा दें, चलेगा काम? नो सर। नो सर। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग जो काम कर रहे हैं वो सबको एक डायरेक्शन में काम करना होगा ना। यस सर। अगर एक डायरेक्शन में काम नहीं होगा तो फिर एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। यस सर, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो फिर है कि ऑब्जेक्टिव जो हमको अचीव करना है इस टाइम पर, वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। नो सर। नो सर। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि अभिनव है और प्रत्यय है और आयुष है और अनमोल है, 4 काबिल लोग बैठ गए ना ब्रेन, और उनको पटना से दिल्ली जाना था। अब चारों ने अपना अपना दिमाग लगा दिया, एक ने बोला ना इस रास्ते चलो, एक ने बोला ना इस रास्ते चलो। ठीक है, वो रास्ते ही तक घूमता रह गया, दिल्ली पहुंचा नहीं अभी तक। ठीक है, हाँ, एक डायरेक्शन में रहते ये लोग चारों ब्रेन मिल करके तो दिल्ली पहुंच जाते। यस। ठीक है, हाँ, तो क्लियर हुआ एग्जांपल? हाँ, ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा दें, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसको हटा के देखें, चलेगा काम? नो सर। ये क्या हुआ? ये बात सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल क्या हुआ? तो किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करना जो एज मेन कंपेयर टू कॉमन इंटरेस्ट जो हो।
जो मेन इंटरेस्ट है वो उस काम को करना है। सिंपल है ना। वो काम अगर पूरा होगा तो बाबू बाय डिफॉल्ट में आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो भी पूरा हो जाएगा ना। आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? रोटी कपड़ा मकान, गाड़ी घोड़ा, अच्छी जिंदगी, Yes, sir. अच्छा कपड़ा। तो चूंकि ये सब इंटरेस्ट रहता है ब्रेन में, इसीलिए काम ठीक नहीं हो पाता है। समझिए बात को। हार्ड डिस्क है, रैम में स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है क्या? गाड़ी घोड़ा। अरे बाबू काम करने का जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, उसको ना ठूसिए, तब ना काम होगा ठीक। बात समझ में आ रहा है? हमने इस्तेमाल किया लफ्ज ठूसने का, हम मानने के लिए नहीं बोल रहे हैं। बाबू इंजेक्शन से ला ठूसो उसको, तभी काम बेहतर होता, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, जिसमें डेवलप होने की क्षमता है लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? अपना पर्सनल इंटरेस्ट पे काम हो रहा है, वो फाइल दबा के बैठे हुए हैं, नोट आवेगा। Yes. पर्सनल इंटरेस्ट Yes, sir. जब तक वो आगे थोड़ा दक्षिणा नहीं दे, अब कलम कैसे चलेगा भाई? देखिए कलम नहीं चल रहा है, तो ये सब मामला है थोड़ा। ठीक है, ये सब स्किल है। खैर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट बेहतर होना चाहिए। क्लियर? तो फ्रांस को दिमाग में रखिएगा। तो पूरे फ्रांस ने, वहां के लोगों ने, वहां की कंपनी ने इनके थ्योरी को, इस कानून को माना और अपनाया और लागू किया, तभी ना राफेल वहां से यहां आ रहा है। अगर यहां होता वो बात, तो राफेल यहां से वहां जाता। Yes. Yes, sir. राफेल यहां बनता हो, यहां से वहां जाता। लेकिन मतलब हुआ क्या, वहां से यहां आ रहा है, जबकि वो छोटा सा कंट्री है, बहुत कोई बड़ा नहीं है। तो खैर, कुल मिला करके मतलब ये 14 प्रिंसिपल्स आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, ये सब चीजें। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे भी ये बात कही गई, जिनका भी थ्योरी है, पूरा जिंदगी उन्होंने काम किया, फिर फेल किए, फिर उठे, फिर फेल किए, फिर फेल उठे। फेल क्यों कर रहे थे? क्योंकि समीकरण सही नहीं बैठ रहा था, जनरेटर नहीं ठीक चल रहा था। करते करते सही मात्रा में सब कुछ लगा तो काम बेहतर हुआ। क्लियर? तो फिर जो फाइनल जो काम कामयाब है, उसके बाद जो समीकरण बना, उसी समीकरण को थ्योरी का ट्रांसलेट करके किताब में डाला गया है। बात समझ में आई? जो सक्सेसफुल फॉर्मूला, किस मात्रा में क्या क्या रखना है जो आपका कामयाब हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी एंड ऑल, जिसको फिर उस कंट्री के लोगों ने, सब लोगों ने पूरा माना। और उस कंट्री को आज आप देख लीजिए वो किस पोजीशन पे है। तो दो कंट्री को हमने डिस्कस किया, जर्मनी को और फ्रांस को। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसी तर्ज पे आप सारा थ्योरी को कवर करेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्चुअली किन्होंने दिया, उनका जिंदगी का तजुर्बा क्या था। तो वर्च्यू एक्चुअली क्या होता है? वर्च्यू, एक आदमी अपने पूरी जिंदगी काम करता है, तजुर्बा हासिल करता है, उसके बाद एक छोटी सी बात बोलता है। वो छोटी सी बात एक्चुअली वर्च्यू होती है। जैसे कि हम बंबई जा रहे थे, तो मेरे डैड ने हमको बोला कि बंबई जा रहे हो तो जरा काम से काम मतलब रखना, ज्यादा घूमना फिरना मत, ठीक है, जरा हीरो मत बनना। Yes, sir. छोटा छोटा बात उन्होंने बोला। अब उस टाइम तो हमने सुना, बोला ठीक है, आप मतलब जो उम्र थी। अब हमको समझ में आ रहा है कि पूरा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला था बाबू। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं घूमे फिरे भी ये किया, अगर उतना घूमते फिरते नहीं तो थोड़ा मेरा वक्त बचता तो काम करते हैं और थोड़ा बेहतर तरक्की करते हैं। Yes, sir. तो मेरे डैड ने अपने जिंदगी के तजुर्बे पर, 30-40 साल के जिंदगी के तजुर्बे पर एक लाइन में हमको समझा दिया कि बंबई जा रहे हो तो काम से काम. कैसे जाना। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वर्च्यू कीजिए, तो कोई भी डेफिनेशन जो है, जिनका भी डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, वो वर्च्यू ही है ना। पूरी जिंदगी उन्होंने काम किया, उसके बाद डेफिनेशन दे दिया 4 लाइन का। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ? तो यू हैव टू रियलाइज इट एज अ वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब कुछ नहीं है, 30 साल का सारांश है, 30 साल का समरी है। चलिए, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को अभी जितना थ्योरी है उसको आप लोग कवर कीजिएगा। ठीक है? Yes. Yes, sir. Yes, Fine. sir. उसी में जितनी जो थ्योरी है, 2-3 थ्योरी है, जिसको हम लोग जो क्लासिकल थ्योरी कहते हैं, तो उसमें ब्यूरोक्रेटिक है सब जो है, आप कहने को ये सब क्लासिकल थ्योरी में शामिल किया गया, क्लब किया गया। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी में ये बात है कि ये बहुत ज्यादा रिजिड है, सख्त है, इसमें मतलब आराम की गुंजाइश नहीं है, इसमें मतलब सजा की गुंजाइश है, इसमें सख्ती की गुंजाइश है।
बहुत ज्यादा फॉर्मल है, ठीक है, जो आगे चल करके फेल हुआ, आगे चल करके फेल हुआ, फेल हुआ। तभी वो जो दूसरा थ्योरी बना वो उसको न्यू क्लासिकल कहते हैं। तो उसमें है कुछ नहीं, उसमें सिर्फ थोड़ा सा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ा गया है और थोड़ा रिलैक्स किया जाए, थोड़ा आराम दिया जाए, ठीक है, लेकिन वो भी फेल किया। क्यों फेल किया? क्योंकि जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो बैंकरप्ट थ्योरी, अपना थॉट प्रोसेस नहीं था, वो कट कॉपी पेस्ट था। क्लासिकल का पूरा कट कॉपी पेस्ट कर लिया और एक ठो मसाला जोड़ दिया और उसको दे दिया, ये भी फेल कर गया। उसके बाद फिर सिस्टम थ्योरी बना। तो सिस्टम थ्योरी क्यों फेल किया ये बताइए? सिस्टम थ्योरी क्या बना और क्या फेल किया? पता है, पिछले जन्म में बात हुई थी। अरे तुम लोग पढ़ चुके हो ना जी, कहा नहीं मुंह से बोली फुट रहा है। सिस्टम थ्योरी क्या है? मॉडर्न स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट है ना सर। हाँ, तो सिस्टम थ्योरी एक्चुअली है क्या? सिस्टम थ्योरी है क्या एक्चुअली? एक इक्वेशन बना, एक सिस्टम बना और ये तय पाया गया, ये एग्री किया गया कि अब सारा काम जो है ना एक सिस्टम से चलेगा, ठीक है। तो अब क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि सब काम एक ही सिस्टम से हो? ये तो नहीं हो सकता है। नो सर। इसलिए ये थ्योरी भी फेल कर गया। आगे डिस्कस कर लेंगे, हम लोग शॉर्ट में बता रहे हैं। इसलिए ये भी फेल कर गया कि एक ही चीज सब पे लागू नहीं किया जा सकता है, चेंज करना पड़ता है। मतलब पेट में दर्द है तो सब आदमी को पेट में दर्द एक ही कारण से हो सकता है? नो और सब पेट में दर्द है तो एक के दवाई चला दें? नो इसीलिए ये थ्योरी भी फेल कर गया। तो फिर लास्ट में थ्योरी आया कंटीजेंसी थ्योरी। कंटीजेंसी थ्योरी का शर्त क्या रहा, क्या बात हुई, क्या कानून, क्या बात आई कि भाई पहले स्कैन कीजिए एनवायरनमेंट को, पहले स्कैन कीजिए एनवायरनमेंट को, स्कैन कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कैसे काम करना है, समीकरण क्या होगा। उसी के बाद से फिर आपका प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन सब सारा शुरू होगा। और अभी तक कंटीजेंसी थ्योरी फॉलो हो रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी हैव टू वर्क, एज सिंपल एज दैट। अगर आप स्कैन नहीं करते हैं तो फेल कीजिएगा। खैर, ये तो बहुत आगे की बात हो गई। अभी जितने भी जो है आपका उनका पूरा जीवनी, उनका क्या जिंदगी में उन्होंने क्या हासिल किया, क्या पढ़ाई किया, वो जानना जरूरी है, ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। तो आगे क्लास में क्या डिस्कशन करेंगे? साइंटिफिक करेंगे और मतलब ये आपका क्या कहते हैं उसको, मैस्लो करेंगे, नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है, मोटिवेशन की थ्योरी भी कर लेंगे, लिकर्ट्स मॉडल भी करेंगे, और भी है एक्सप्लॉइटेड थ्योरी, ये सब था, उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। पहले थ्योरी कर लेंगे, फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में कुछ नहीं है, व्हाट वाई हाउ, व्हाट वाई और हाउ। ये आवाज कहाँ बज रही है पायल की? तो तुम कर रहे थे पता है? हद है यार। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट डे सर। लॉजिक समझ में आ गया ना पढ़ने का? बाकी Yes, थ्योरी यस सर, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल पहले थ्योरी कौन और दिया, फिर उस साइंटिस्ट के नहीं पहले साइंटिस्ट के बारे में, फिर उसकी थ्योरी, फिर उसका प्रैक्टिकल। फिर उसका पहले जीवनी। कंट्री और साल, इस साल में थ्योरी दिया गया, फिर वो फॉलो हुआ, और आज की डेट में 2021 में उस कंट्री का पोजीशन देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा फर्क। चलिए, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।